आदित्य ये अच्छे से समझ चुका था कि उसे शक्तियों के लिए अदिति का इंतजार करना ही होगा। देवराज और गायत्री का मैं एक बेटा हूँ जो इतना कमजोर है। मुझ में उन दोनों का खून है, लेकिन फिर भी मुझ में कोई दम नहीं है। फिर भी मुझे इन सब का सामना तो करना ही पड़ेगा। मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं है। आज का दिन उसके लिए काफी भारी था। आदित्य के दिमाग में आज के दिन वाला इंसिडेंट अभी भी घूम रहा था, जब समर, नीतिका और जीवन ने उसे मारा था। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। तभी से वो उन तीनों से बदला लेने का प्लान कर रहा था। आदित्य ऐसा ही था, वो गलत को आराम से पचा नहीं पाता था। मैं तो कभी भी गलत नहीं सह सकता। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं ईशान था तब भी तो। आदित्य, जो अपने पिछले जन्म में ईशान था, वो एक दिन कॉलेज जा रहा था। तभी उसका ध्यान सामने एक दुकान पर गया। वहां एक दुकानदार एक आदमी को मार रहा था। तू मुझे गलत बोल रहा है। तू एक दिन काम पर नहीं आया तो अब तुझे कोई सैलरी नहीं मिलेगी। सेठ जी, एक दिन की छुट्टी में आप एक दिन की सैलरी काट लीजिए। दुकानदार ने नौकर का गला पकड़ा और उसे मारने लगा। ईशान दुकान पर पहुंच गया। ये क्या हो रहा है? उसे क्यों मार रहे हो? साहब, मैं एक दिन नहीं आया और सेठ जी मेरे पूरे महीने की सैलरी काट रहे हैं। ये क्या मतलब है सेठ जी? निकालो इसकी पूरी सैलरी। मैं नहीं दे रहा और तुम्हें हमारे बीच में आने की कोई जरूरत नहीं है। ईशान ने उस सेठ का गला पकड़ा और उसे खींचकर एक तमाचा दे मारा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझ पर हाथ उठाए? हाँ, और भी मारूंगा, और ये ना हो कि तुझे अब पूरी पब्लिक मारे। जल्दी से निकाल इसके पगार, अभी क्या अभी। ईशान ने उस सेठ का गला पकड़ा और उसे मुक्का मारने ही वाला था कि दुकानदार ने हाथ जोड़ लिए। मुझे मत मारो, मैं इसकी पूरी सैलरी अभी दे रहा हूँ। रुको रुको, दे रहा हूँ। दुकानदार ने रुपए निकाले और अपने नौकर के हाथ में थमा दिए। ले भाई, ले। नौकर ने ईशान के आगे हाथ जोड़ लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी मेहनत के रुपए तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। इसी में ईशान का चश्मा नीचे गिर गया था। उसने चश्मा जमीन से उठाकर लगाया और वहां से चला गया। आदित्य ये सब सोच रहा था और फिर उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। अगर आज अदिति वहां ठीक टाइम पर नहीं आती तो वो तीनों तो मुझे मार ही डालते। मैं तो अदिति को अमृत वाली ट्यूब देने गया था। मैं इस बात को आसानी से तो कभी भी नहीं जाने दूंगा। वो तीनों खुद को समझते क्या हैं? आदित्य अच्छे से जानता था कि वो उन तीनों को छुपे हुए गार्ड्स की निगरानी में जान से तो नहीं मार सकता था। साथ ही उसके पास आजकल अपना भी कोई गार्ड नहीं था। इस वजह से आदित्य को अपने भाई बहनों से ज्यादा प्राइवेसी मिली हुई थी। उसके पास आजादी भी अब उनसे ज्यादा थी। आदित्य ने पास की चट्टान को अपनी मुट्ठी में भर लिया, लेकिन ये क्या, वो चट्टान तो टुकड़े टुकड़े हो गई। ये कैसे हो गया? मैंने तो ये चट्टान तोड़ दी। इसका मतलब मेरे अंदर की पावर्स अब बढ़ने लगी हैं। आदित्य ने जो अभी किया वो उससे शॉक्ड था। उसके अंदर अब सुपर हीरो जैसी पावर्स आती जा रही थी। एक आम इंसान, चाहे वो इस जन्म से हो या उसके पिछले जन्म से, वो ये नहीं कर सकता था। मैंने अपनी एक मुट्ठी से इस चट्टान को तोड़ दिया। इसका मतलब है कि बाइंडिंग सिस्टम सही कह रहा था। आदित्य ने आसपास नजरें घुमाते हुए देखा। वो बिल्ली भी अभी यहाँ नहीं है। लगता है कि वो कहीं गई हुई है और फिलहाल जल्दी वापस नहीं आने वाली। ये सोचकर आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई। मुझे इन सभी की एक दिन और अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। एक दिन बीत गया। आदित्य का शरीर नई स्ट्रेंथ के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रहा था। आदित्य अब खुद को एक सुपर ह्यूमन समझने लगा। अब मेरे पास काफी शक्ति आ चुकी है। अपनी स्पेशल आइज को यूज करने के लिए मुझे ध्यान लगाना होगा। आदित्य मेडिटेशन करने लग गया। कुछ देर बीत चुकी थी कि तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। कोई तेजी से उसके कोर्टयार्ड की तरफ ही आ रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लग गया। वो थोड़ा घबराने भी लग गया था। कौन हो सकता है? आदित्य ने अपने पैर फोल्ड कर लिए। उसने दरवाजे से बाहर झांकने की कोशिश की। ट्रांसपेरेंट दीवार से वो काले कपड़ों में किसी को अपने कोर्टयार्ड की तरफ आते हुए देख रहा था। इस टाइम कौन हो सकता है? आदित्य कंफ्यूज होते हुए खड़ा हो गया और धीरे से उसने दरवाजा खिसकाया और आदित्य जल्द ही उस मेहमान को पहचान गया।
ये वही था जो सुबह उसे पिटते हुए देख रहा था, जीवन रायचंद। आदित्य उसे वहां ऐसे देखकर चौंक गया। इसी जीवन ने पहले उसे मार खाते हुए देखा और फिर बेकार में अदिति के साथ पंगा लेने की सोची और उसके साथ मुकाबला भी किया। ये यहाँ क्या कर रहा है? आदित्य ने अपने जूते पहने और आसपास देखने लग गया। उसकी आंखों में ऐसी पावर थी कि वो आराम से यहाँ वहां देख लेता था। उसकी कॉस्मिक नजर काफी तेज थी। उसे आसपास कोई भी छिपे हुए गार्ड्स नजर नहीं आए। यहाँ अब कोई भी नहीं है। ज्यादातर तो उसके वहां छुपे गार्ड्स नहीं होते थे। वो तभी वहां आते थे जब कोई जरूरत होती थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आदित्य ने जीवन को वहां देखते ही पूछा। उसकी आवाज काफी ठंडी थी और ना ही किसी इमोशन की थी। जीवन ने बहुत हैरान होकर उसकी तरफ देखा। अरे तुम तो पूरे ठीक हो गए। तुम्हें तो इतनी चोट लगी थी, समर और नीतिका ने तुम्हें इतनी बुरी तरह से मारा था, लेकिन तुम तो बिल्कुल ठीक हो चुके हो। कैसे? लेकिन आदित्य ने जीवन की बात का कोई जवाब देने के बजाय उसे घूर कर देखा। मैंने तुमसे कुछ पूछा है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और वो भी इस टाइम? जीवन ये सुनकर थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। लगता है कि तुम काफी बदतमीज हो और तुम ये नहीं जानते कि अपने बड़ों से कैसे बात की जाती है। मैं तुमसे बड़ा हूँ और मुझसे तमीज से बात करो। जीवन के बोलने का तरीका काफी गलत था। उसमें काफी घमंड छुपा हुआ था। उसने एक बार फिर से आदित्य को ऊपर से नीचे तक देखा। तुम और मेरे बड़े भाई, तुम्हें ये बोलते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई? तुम सुबह अपने छोटे भाई को पिटते हुए चुपचाप देख रहे थे। वो दोनों तो मुझे मार ही डालते। और वो तुमने क्या कहा था? तुम मरो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? यही कहा था ना? तुमने तो बिना उंगली उठाए बहुत मजे लिए। साफ लग रहा था कि तुम्हें मेरी रत्ती भर भी चिंता नहीं थी। जीवन चुपचाप खड़ा हुआ आदित्य के ताने सुन रहा था। तुमने सही कहा, उस टाइम मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ। तुम्हें यह पता होना चाहिए कि अघोरी कबीले में कोई किसी कमजोर का साथ नहीं देता, इसलिए मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, समझे? ये तो दुनिया में नॉर्मल सी बात है। और तुमसे एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? खैर छोड़ो, ये बताओ कि तुम अब मुझसे क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए हो? जीवन एक पल के लिए चुप हो गया और आदित्य के हैंडसम फेस को देखने लग गया। उसके फीचर्स बिल्कुल अदिति से मिलते थे। उस वक्त वो ये चीज नहीं देख पाया था, लेकिन अब वो ये महसूस कर रहा था। उसके चेहरे में जीवन को अदिति का चेहरा दिखने लग गया था और उसे बेइज्जती भी याद आ गई जो अदिति ने सभी के सामने की थी। वैसे ये तुम्हारे सारे जख्म कैसे भर गए? इसमें तो कम से कम 1 हफ्ते से ज्यादा लगना चाहिए था। इतने में तो हड्डियां और स्किन भरनी शुरू होती हैं। जीवन अचानक चुप हो गया। उसे कुछ याद आया। अब ये मत बोलना कि अदिति ने तुम जैसे बेकार आदमी पर अपनी दवा बेकार कर दी। वो लड़की तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। आदित्य जीवन के एक्सप्रेशंस देख रहा था। वो जानता था कि अगर ये न्यूज कबीले में फैल गई तो क्या हो सकता था। अदिति के माता पिता गायत्री और देवराज अदिति के इमोशंस को फिर से मार डालेंगे और गायत्री तो इसके लिए कुछ भी करेगी। आदित्य ये सोचकर भी कांप गया। वो अपने इस भाई को वहां से ऐसी ही अचानक नहीं जाने दे सकता था। मेरे खुद के अंदर ही अमृत है, इसी से मैं ठीक हुआ हूँ, समझे? वो अदिति मुझे क्यों ठीक करने लगी? और जैसे कि आदित्य ने सोचा था, जीवन हल्के गुस्से में आ गया और फिर वो हंसने लग गया। क्या जीवन आदित्य की इस बात को सच मानेगा? क्या आदित्य अब जीवन का सामना कर पाएगा?